नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा H1B वीज़ा के अंडर जो रूल्स में चेंज लाया गया है उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और साथ में छब्बार पोर्ट जो इंडिया का एक मेजर जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, उसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में सैंक्शन वेवर दे रखा था। वो सैंक्शन वेवर हटा लिया गया है और 29 सितंबर से जो भी इंडियन कंपनीज इन पोर्ट्स को मैनेज कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, उन सब पे सैंक्शंस लग जाएंगे अगर उन्होंने 29 सितंबर तक अपने ऑपरेशन ईरान के अंदर बंद नहीं किए तो इन दोनों पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ने वाला है इंडिया के नेशनल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्टों के ऊपर, आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इंडिया और यूएस के रिलेशंस की ट्रेजेक्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम H1B वीज़ा प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। H1B वीज़ा प्रोग्राम बेसिकली एक वीज़ा प्रोग्राम है यूएस गवर्नमेंट का, जिसके अंडर यूएस की कंपनीज जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं वो इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकती हैं, और जितना यूएस गवर्नमेंट अलाउ करे जितने वर्कर्स को, उतने वर्कर्स को वो अपने कंपनी में जॉब दे सकती हैं। तो ये बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसके अंडर यूएस गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है, जिसके बाद जितने भी कंपनीज एप्लीकेशन देती हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए, उनको जितने को वो एक्सेप्ट करती है लॉटरी सिस्टम के अंडर यूएस गवर्नमेंट, वो वर्कर्स यूएस में आगे इन कंपनीज में काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर H1B वीज़ा प्रोग्राम में मोस्टली हाईली स्किल्ड वर्कर्स ही यूएस की लोकल कंपनीज हायर कर सकती हैं। तो इस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा फायदा यूएस को ही मिलता था, क्योंकि यूएस के जितने भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करने वाली कंपनीज हैं, स्पेशली टेक कंपनीज, वो कंपनीज फॉरेन वर्कर्स के दम पे ही आज ये सिलिकॉन वैली में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी बन पाई हैं, क्योंकि इन फॉरेन वर्कर्स के टैलेंट पूल के बिना यूएस का इकोनॉमी और यूएस का टेक सेक्टर का जो एडवांटेज है वो कभी भी यूएस आगे नहीं रह पाएगा अगर ये टेक एडवांटेज खत्म हो जाती है। तो यूएस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि उन्होंने H1B वीज़ा पॉलिसी में जो चेंजेस लाए हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा हार्म उनके ही नेशनल इंटरेस्ट को हो रहा है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल फाइट चली हुई है अभी सिक्योरिटी के लिए चाइना के साथ, वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप के मामले में यूएस और चाइना की बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई हो चुकी है, और ये लड़ाई अब आगे और बढ़ने वाली है। और साथ में जो फॉरेन टैलेंट पूल आता था यूएस की टेक कंपनीज में, वो इस H1B वीज़ा प्रोग्राम के बाद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फाइलिंग फीस है यूएस गवर्नमेंट ने वो $1 लाख कर दी गई है, जो पहले $5,000 to $6,000 होती थी। तो इतनी ज़्यादा फीस होने के बाद ना ही कोई एम्प्लॉई इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहेगा, और ना ही एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम के अंडर इतनी फीस भरने के लिए रेडी होंगे। तो इफेक्टिवली इतनी ज़्यादा फाइलिंग फीस बढ़ा के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस प्रोग्राम से इंडिया को क्या लॉस होगा? ये प्रोग्राम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि H1B वीज़ा जो प्रोग्राम है उसके अंडर लास्ट ईयर यूएस गवर्नमेंट ने 4 लाख फॉरेन वर्कर्स को अलाउ किया था उनकी कंट्री में आगे जॉब करने के लिए, जिसके अंडर 71% इंडियंस को ही मिला था ये कोटा। तो इंडिया मोस्टली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है इस प्रोग्राम के अंडर। अब इंडिया के जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट जो यूएस में जॉब करने के लिए जाते हैं, उनको ये H1B वीज़ा प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा मिलता था। अब ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा लॉस इंडियन वर्कर्स को ही होगा, और जिससे इंडिया कि में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, स्पेशली अमंग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। तो ये प्रोग्राम इंडिया को इसलिए हार्म कर रहा है अगर ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये जो नई पॉलिसी लाई है इसके अंडर। लेकिन ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये पॉलिसी लेके क्यों आई है? अगर वो उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को हार्म कर रहा है और साथ में चाइना इस रेस में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी, तो यूएस ने ऐसी पॉलिसी क्यों लेके आए? तो यूएस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस की है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से जो कोर बेस रहा है वो अगेंस्ट इमिग्रेशन रहा है, और उनको लगता है कि यूएस के जो वर्कर्स हैं उनको जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि फॉरेन वर्कर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के ऐसे वीज़ा प्रोग्रामों के अंडर, जिसकी वजह से उनकी लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि अब ये जितने भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएँ ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके और फॉरेन वर्कर्स को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इसको लेकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैंप है वो 2 पार्ट्स में हमेशा से डिवाइडेड रहा है। एक जो उसका हार्डकोर बेस है वो चाहता है कि ये पॉलिसीज़ को और ज़्यादा टाइटन किया जाए, और दूसरा बेस ये चाहता है जो उसको सपोर्ट करता था चुनाव में कि भाई अगर ये H1B वीज़ा पॉलिसीज़ में अगर चेंज किया गया तो यूएस के टेक सेक्टर को काफ़ी हार्म होगा, जिससे हमारा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये H1B वीज़ा पॉलिसीज़ में कोई चेंज ज़्यादा ना किया जाए। इस बेस के जो लीडर हैं वो इलोन मस्क है। इलोन मस्क ने पहले ही बोला था कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन H1B वीज़ा को बंद करता है या इसमें स्ट्रिंजेंट पॉलिसी लेके आता है तो हम वॉर कर देंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट।
लेकिन फिर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्डकोर बेस है वो जीत गया है इसमें, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा पॉलिसीज़ में मेजर चेंजेस कर दिए, जिसके बाद बहुत मुश्किल हो गया फॉरेन वर्कर्स के लिए यूएस के अंदर जाके जॉब करना इस वीज़ा प्रोग्राम के अंडर। अब सबसे मेन बात ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो ये पॉलिसियाँ लेके आ रहा है, इसका इम्पैक्ट तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये इस सेंस में है कि इंडिया हमेशा ही एक ब्रेन ड्रेन नाम की बीमारी का शिकार रहा है। इंडिया का जो मोस्ट टैलेंटेड पूल है वर्कर्स का, वो हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है जॉब करने के लिए। इंडिया बेसिकली 3 टाइप की वर्कर्स को प्रोवाइड करता है वर्ल्ड मार्केट के लिए। एक है जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और दूसरे हैं वो सेमी स्किल्ड वर्कर, और तीसरे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं ये मोस्टली यूएई, सऊदी और इन कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए जाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। जबकि हाईली स्किल्ड जो इंडिया के वर्कर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूके और यूएस में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो ये जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको एक ये झटका ये लग गया है कि इस पॉलिसी के बाद वो अब H1B वीज़ा प्रोग्राम के अंडर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइलिंग फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ये इस सेंस में है कि अगर हमारा हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो है वो जो अभी बाहर कंट्रीज़ में जाकर दूसरी कंट्रियों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प कर रहा था, वो अगर इंडिया में रह के इंडिया में नए स्टार्टअप्स को स्टार्ट करे, नए पेटेंट्स ऑफिस खोले और नए लैब्स को स्टार्ट करे, जिससे इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प हो सके। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को एक बेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन पहले अमिताभ कांत जी, जो पहले नीति आयोग के CEO रहे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जो मेजर टेक सिटीज़ हैं लाइक हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और गुड़गांव, इन सब को अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो बाहर हमारा टैलेंट जा रहा था, हाईली स्किल्ड जो हमारे वर्कर्स जा रहे थे, वो अब इस कंट्री में ही रह के जॉब कर सकेंगे और इंडिया के एडवांसमेंट में काम करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी इन मेजर सिटीज़ के अंदर। जैसे बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, रोडों की कंडीशन अच्छी नहीं है। साथ में गुड़गांव में अभी पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो सिटीज़ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, और साथ में कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे इन हाईली एजुकेटेड वर्कर्स को जो इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं जॉब की तलाश में, कि वो इंडिया में रहे और इंडिया के एडवांसमेंट के लिए काम करें। क्योंकि इंडिया टेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है अब कंपेयर टू चाइना और यूएस, क्योंकि हम अभी तक अपनी खुद की चिप नहीं बना पाए। अभी रिसेंटली इंडिया ने 180 नैनोमीटर की चिप लॉन्च की थी, जो कि बहुत पीछे है कंपेयर टू यूएस और चाइना। चाइना ने सबसे जो उनकी एडवांस चिप है वो 7 नैनोमीटर की है और यूएस की 4 नैनोमीटर की है। तो यूएस ने चिप के सेक्टर में बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, चाइना बहुत आगे निकल गया है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना और यूएस की एक राइवलरी चली हुई है और दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इस कॉम्पिटिशन में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया के लिए H1B वीज़ा शॉर्ट टर्म में तो लॉस है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर जाते थे काम करने के लिए, जो हमारे वर्कर्स हैं जो हाईली स्किल्ड हैं जो बाहर जाते थे, अब उनको बाहर जाने में दिक्कतें होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ बनाए और कुछ इंसेंटिव्स दे इन इंजीनियर्स और इन डॉक्टर्स को, जो इंडिया में ही रह के काम करे और इंडिया के एडवांसमेंट के लिए काम करे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है अभी वो है छपार पोर्ट से रिलेटेड। अब छपार पोर्ट इंडिया का एक मेजर जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। अब इंडिया ने ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रखा है, सबसे पहले हम वो सुनने की कोशिश करते हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को जब ईरान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना होता है तो इंडिया का उनके साथ लैंड बाउंड्री नहीं लगता है। और साथ में ये सारे कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ये सारे के सारे लैंडलॉक कंट्रीज है। तो इनके साथ ट्रेड करने के लिए हमारे को पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है और पाकिस्तान हमारे को लैंड कॉरिडोर कभी देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कभी अच्छे रहे नहीं है। तो इंडिया को एक बाईपास की ज़रूरत थी जो इंडिया ने इस छपार पोर्ट के थ्रू बनाने की कोशिश की। अब छपार पोर्ट के थ्रू हमारा जो भी गुड्स है, जो भी हमारी मशीनरीज हैं, वो सारी हम छपार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशियन रीजन में पहुंचा सकते हैं और सेंट्रल एशियन रीजन से जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो हम इसी रास्ते से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये छपार पोर्ट हमने इसलिए बनाया था कि हमारे को एक बाईपास मिल जाए, पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशियन मार्केट और अफगानिस्तान तक पहुंच सके। दूसरा मेन रीज़न ये था कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है पिछले कुछ सालों में साउथ एशिया और मिडल ईस्टर्न रीजन में, तो अपने BRI प्रोजेक्ट के अंडर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका है, तो इसके अंडर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक गवादर पोर्ट बनाया है। और अब गवादर पोर्ट ये बलोचिस्तान रीजन में सिचुएटेड है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इंडिया ने इस गवादर को काउंटर करने के लिए भी छपार पोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ये प्रोजेक्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम आया था, जब ईरानियन प्रेसिडेंट खातमी इंडिया में आए थे, तब ये प्रोजेक्ट के लिए डील साइन हुई थी। लेकिन इसके ऊपर मेन वर्क 2016-17 में मोदी गवर्नमेंट के अंडर स्टार्ट हुआ।
उसके उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर एक तो एक छबार पोर्ट बनाया जाएगा और साथ में पोर्ट से लेकर एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो अफगानिस्तान तक जाएगी। अब अफगानिस्तान में उस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, अशरफ गानी जी प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन सपोर्टेड ये गवर्नमेंट थी। तो इंडिया अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाना चाहता था और इंडिया ये चाहता था कि अफगानिस्तान हमेशा हमारे क्लोज रहे ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके वहाँ पर। तो ये पोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ईरान के अगेंस्ट सैंक्शन थे उनको बढ़ा दिया, जबकि 2015 में सबको पता है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस को कम कर दिया था, क्योंकि ईरान ने एक न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, जिसके अंडर ईरान न्यूक्लियर को एनरिच नहीं करेगा एक सर्टेन लेवल के बाद और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। उसके बदले में यूएस कंपनीज और जो यूरोपियन कंपनीज है वो ईरानियन मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगी और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो घट जाएंगी। लेकिन 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारी पॉलिसीज को कैंसिल कर दिया और फिर से सैंक्शंस इंपोज कर दिए ईरान के ऊपर, जिसके अंडर उन्होंने इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बनाया कि इंडिया ईरान से ऑयल लेना बंद कर दे। और इंडिया को ईरान से काफ़ी चीप ऑयल मिल रहा था उस टाइम पे, लेकिन इंडिया ने इस प्रेशर पॉलिसी में आके ये ऑयल लेने से मना कर दिया, जिसका फायदा अल्टीमेटली चाइना को मिला, क्योंकि चाइना ने ईरान से अपने सस्ते ऑयल को लेना और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, अपनी जो एनर्जी नीड्स है उनको फुलफिल किया ईरान के ऑयल के थ्रू। तो ईरान का ऑयल का जो सैंक्शन लगने के बाद इंडिया ने ऑयल तो लेना बंद कर दिया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को छबार पोर्ट के अंदर सैंक्शन वेवर दे दिया इस कंडीशन पे कि हम अफगानिस्तान की रीडेवलपमेंट और उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगे। तो इंडिया ने अब इस पोर्ट के डेवलपमेंट पे 2018 के बाद बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और इंडियन जो स्टेट ओन्ड पोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पर टर्मिनल्स बनाए और इसको ओन और मैनेज किया। लेकिन साथ में अब इस पोर्ट से हमने क्या क्या, इस पोर्ट का हमारे लिए क्या क्या यूज़ रहा। अब इस पोर्ट को यूज़ करके हमने बहुत ज़्यादा वीट सप्लाई की अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में फूड सिक्योरिटी, हमेशा फूड सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम रहती है वॉर की वजह से। तो इसके साथ इंडिया ने जो ये पोर्ट का यूज़ करके वहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा सप्लाई की, साथ में मशीनरीज और अदर गुड्स हमने सेंट्रल एशियन रीजन में यहाँ से पहुँचाया और उस वहीं से हम अपनी एनर्जी नीड्स को भी इम्पोर्ट कर पाए छपार पोर्ट के थ्रू जो सेंट्रल एशिया से हम ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन था। एक तो हम इसको चाइना को काउंटर कर पाते जो ग्वादर और जो उनकी BRI के अंडर इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पूरे एशियन रीजन में। दूसरा ये है कि हमारे लिए कि गेटवे है जो हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचा सकता है बाईपास करके पाकिस्तान को, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही पता है, वो है तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो तजाकिस्तान से शुरू होकर इंडिया तक आएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है और इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है अपने एनर्जीज़ को, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और अभी पिछले दिनों में जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई है तो रशिया से। तो अगर ये गैस पाइपलाइन बिछ जाती तो इंडिया की एनर्जी नीड सिक्योर हो जाती, लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर दिया और ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो इंडिया को ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के अंदर, इंडिया को अलाउ नहीं करेगा इसको लैंड कॉरिडोर बनाने के लिए और वो एक्सेस नहीं देगा सेंट्रल एशियन रीजन और अफगानिस्तान को अपनी टेरिटरी के थ्रू। तो इंडिया के लिए एक बहुत मेजर बाईपास है, पाकिस्तान को क्रॉस करके सीधा डायरेक्टली ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इसके ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए हैं और ये सैंक्शन लगने के बाद अब क्या 29 सितंबर तक हमारी पोर्ट कंपनीज को और पोर्ट ऑपरेटर्स को टाइम दिया गया है कि आप यहाँ ऑपरेशंस को सीज कर दो, और अगर ऑपरेशन आप सीज नहीं करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे जो भी कंपनीज और इंडिविजुअल्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। जो इंडिया जिसके बाद इंडिया का जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन हमने इस पोर्ट को डेवलप करने पे या टर्मिनल बनाने पे लगाए हैं, और ये सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर ये सैंक्शन फिर से लग जाते हैं, और साथ में ईरान फिर से डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना। तो ये सारे के सारे जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर दिया। पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो यूएस में जाते हैं, बाद में ये रैशनल दिया कि इंडिया रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहा है वहाँ से ऑयल लेके, तो उसके ऊपर 25% सेक्शन और इंक्रीज कर दिए। बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि हम ना तो रशिया से ऑयल लें ना ईरान से ऑयल लें, तो हमारी एनर्जी नीड हम पूरी कहाँ से करेंगे, हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और हमारे लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में लोकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है एनर्जी के, तो हम मोस्टली एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं। तो ये एनर्जी अगर हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंट्री की एडवांसमेंट और डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ लगाना, छब्बार पोर्ट के ऊपर जो हमारे को सैंक्शन वेवर मिल रखा था उस वेवर को हटाना, अब ये पूरा प्रोजेक्ट इसकी वजह से अटक गया है और ये एक मेजर प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, और साथ में ईरान की रिलायंस कम करता है चाइना जैसी कंट्रियों के ऊपर। तो अब ईरान मजबूर होकर फिर से चाइना के ऑर्बिट में फंस जाएगा, जो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर आ जाएगा फिर से, जो
2018 के बाद से आता जा रहा है। और अब इंडिया एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर। वेस्टर्न कंट्रीज तो इन्वेस्ट कर नहीं रही हैं ईरान के अंदर। अब इंडिया ने भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और ईरान एक मेजर रीजनल प्लेयर है मिडिल ईस्टर्न रीजन में, लाइक सऊदी अरेबिया और इसराइल। तो ईरान को कभी इग्नोर किया नहीं जा सकता, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये जो पोर्ट है छपार पोर्ट से लेकर जो इंडिया कांडला पोर्ट है, इन दोनों में डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का ही है। तो मतलब ये दिल्ली और मुंबई के डिस्टेंस से भी कम है। तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रूट था हमारे लिए, हमारी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, और जो हम वीट सप्लाई कर रहे हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन में, उसको ले जाने के लिए ये रूट बहुत अच्छा रूट था। और उन मार्केट्स को हम एक्सेस कर पाते जो लैंड लॉक्ड हैं और जो पहले हम नहीं कर पा रहे बिकॉज पाकिस्तान हमारे को लैंड कॉरिडोर नहीं दे रहा। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके साथ उन्होंने ये H1B वीज़ा पॉलिसी जो लेके आए, उसके बाद भी हमारे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके जॉब के ऊपर अब खतरा आ गया है। जो नए वर्क, हर साल हम इतने सारे इंजीनियर और डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, वो सारे के सारे अब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, स्पेशली यूएस में जाके अब जॉब नहीं कर पाएंगे, ये जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसके बाद। और चौथा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़े दिनों पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी वॉर हुई थी, उसके बाद ये जो कश्मीर वाला इशू है इसको मल्टीलेटरल बनाने की कोशिश की कि मैं कश्मीर इशू को सोल्व कर दूंगा, क्योंकि उनको ये लगता है, और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को डील करनी आती है, तो मैंने ही इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। तो वो ये बेसिकली नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते हैं। अब आसिम मुनीर को भी उन्होंने थोड़े दिनों पहले व्हाइट हाउस में बुलाया था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सारी पॉलिसीज हैं वो इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं, और जो बायलेटरल इशू कश्मीर जैसा, उसको मल्टीलेटरल बनाना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि इंडिया ने पहले ही 1972 में पाकिस्तान को ये एग्री करवा लिया था शिमला अकॉर्ड में कि ये इशू हमेशा ही बायलैटरल रहेगा और हम इसको कभी मल्टीलेटरल फोरम पे नहीं लेके जाएंगे। जो हमने पहले गलतियां की थी यूएन में ले जाके कश्मीर इशू को, हम वो गलतियां फिर से नहीं दोहराएंगे। 72 के बाद ये इशू लगभग ऐसा क्लोज हो रखा है। और जो सारी पॉलिसीज हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हैं और चाइना जैसी कंट्री को हेल्प कर रही हैं। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।